यूपी स्पेशल के 5वें क्लास में आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं उत्तर प्रदेश का नवपाषाण काल। तो पिछले के क्लासेस में हमने पूरा पाषाण काल और मध्य पाषाण काल का अध्ययन कर लिया है। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है नवपाषाण काल। नवपाषाण काल और नवपाषाण काल के उन्हीं पहलुओं का अध्ययन हम लोग करेंगे जिसका संबंध उत्तर प्रदेश से होगा। उत्तर प्रदेश में नवपाषाण काल से संबंधित जो महत्वपूर्ण स्थल हैं उसमें से अगर यूपी के महत्वपूर्ण स्थल, अगर यूपी के महत्वपूर्ण स्थलों की बात करें तो कोल्डिहवा, महगरा, कोल्डिहवा और महगरा। कोल्डिहवा, महगरा, कोल्डिहवा, महगरा, पंचोह, इसके बाद पंचोह, ये सभी प्रमुख स्थल हैं जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित हैं और जिनका संबंध मध्य पाषाण काल से लगाया जाता है। इसके बाद जो प्रमुख स्थल हैं उत्तर प्रदेश के, जो उत्तर प्रदेश के प्रमुख स्थल है कोल्डिहवा के अलावा यहां से संत कबीर नगर जिले में एक और स्थल है, संत कबीर नगर जिले में, उसका नाम है लहुरा देव। लहुरा देव, संत कबीर नगर जिले में लहुरा देव। लहुरा देव ये है कहां? ये है संत कबीर नगर में, संत कबीर नगर। संत कबीर नगर में स्थित यह स्थल लहुरा देव है जिसका संबंध नवपाषाण काल से लगाया जाता है। तो अब इन्हीं स्थलों के बारे में, इन्हीं स्थलों की विशेषताओं की चर्चा अब हम लोग करने वाले हैं, एक एक करके अलग अलग स्थानों का। तो यहां से इसको अब जो उत्तर प्रदेश में नवपाषाण काल से संबंधित महत्वपूर्ण स्थल, इसको इस तरह से हम लोग अगर लिखेंगे तो उत्तर प्रदेश में नवपाषाण काल, उत्तर प्रदेश में नवपाषाण काल, उत्तर प्रदेश में नवपाषाण काल से संबंधित महत्वपूर्ण स्थल से संबंधित महत्वपूर्ण स्थल जो हैं वो है कोल्डिहवा, महागरा तथा पंचेह। कोल्डिहवा, महागरा और पंचेह। कोल्डिहवा, महागरा और पंचेह उत्तर प्रदेश के प्रमुख स्थल हैं और ये जो स्थल हैं ये सभी बेलन नदी घाटी के आसपास हैं। बेलन नदी घाटी के स्थल हैं। ये सभी स्थल जो हैं वो कहाँ स्थित हैं? तो बेलन नदी के आसपास ये स्थल स्थित हैं। ये हो गया यहाँ पे प्रमुख जो स्थल हैं उसके बारे में।
उसके बाद जो कोल्डिहवा है, कोल्डिहवा के उत्खनन से नव पाषाण काल के साथ साथ ताम्र पाषाण काल और लौहकालीन संस्कृति के भी अवशेष मिले हैं। अगर कोल्डिहवा की बात करें, ये आपका कोल्डिहवा है, कोल्डिहवा। तो इस कोल्डिहवा से ये कहा जा रहा है कि यहां से नौ पाषाण काल के नौ पाषाण काल नौ पाषाण काल नौ पाषाण काल के अवशेष मिले ही हैं। साथ में यहां से ताम्र तथा लौह पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल और लौह पाषाण काल तथा लौह काल, ताम्र काल तथा लौह काल, यहां से जो कोल्डिहवा है, कोल्डिहवा की विशेषता यह है, यहां से नौ पाषाण काल के स्थल तो मिले ही मिले हैं, यहां से ताम्र पाषाण काल और लौह काल के भी अवशेष हमें मिले हैं। इसका मतलब यह है कि अगर आपसे पूछा जाए कि यूपी का कौन सा स्थल है, यूपी का वह स्थल जहां से ये ताम्र पाषाण काल के अलावा, ये जो नौ पाषाण काल है, नौ पाषाण काल के अलावा ताम्र पाषाण काल और लौह काल के अवशेष मिले हैं, तो यूपी का वो कौन सा स्थल है? तो वो स्थल है ये कोल्डिहवा। कोल्डिहवा एक ऐसा पूरा स्थल है मध्य पाषाण काल का, ये नौ पाषाण काल का, जहां से ताम्र पाषाण काल और लौह पाषाण काल के भी अवशेष हमें यहां से प्राप्त होते हैं। तो इसको अगर हम लोग जो ये तो हो गई इतनी समझने के लिए, अगर इसको हम लोग लिखना चाहेंगे तो इस तरह से लिख लेंगे कि कोल्डिहवा के उत्खनन से कोल्डिहवा के उत्खनन से कोल्डिहवा के उत्खनन से नौ पाषाण काल के साथ साथ नौ पाषाण काल के साथ साथ ताम्र तथा लौह काल के भी अवशेष मिले हैं, ताम्र तथा लौह काल के भी अवशेष मिले हैं, अवशेष मिले हैं। ये बातें हो गई। एक यहाँ पे ये जो है, एक ये हो गई बात और एक यहाँ पे ये, दो पॉइंट यहाँ से हमें देखने को मिला है। उत्तर प्रदेश में नौ पाषाण काल से संबंधित महत्वपूर्ण स्थल स्थल कोल्डिहवा, ये को नहीं है, कोल्डिहवा है, एक में ही है कोल्डिहवा। कोल्डिहवा, महागरा और पंचेह जो कि बेलन नदी घाटी के स्थल है, और ये सभी के सभी बेलन नदी घाटी के स्थल हैं। ये क्या है? यहाँ पे जो है सभी, ये सभी बेलन नदी घाटी के स्थल हैं। दूसरी जो लाइन है वो है कि जो कोल्डिहवा है, कोल्डिहवा के उत्खनन से नौ पाषाण काल के स्थल के साथ साथ ताम्र पाषाण काल तथा लौह काल के भी अवशेष यहां से प्राप्त होते हैं। महागरा तथा पंचेह से केवल नौ पाषाण कालीन अवशेष ही प्राप्त होते हैं। महागरा और पंचेह से सिर्फ और सिर्फ अब बात करते हैं महागरा और पंचेह के बारे में। महागरा और पंचेह से केवल नवपाषाणिक पुरावशेष
पुरावशेष मिले हैं। तो महागरा और पंचेह, ये जो दो पुरास्थल हैं, महागरा और पंचेह, यहां से केवल नौपाषाण कालीन पुरास्थल ही प्राप्त हुए हैं। और कोल्डिहवा के उत्खनन से धान की खेती किए जाने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, ये नौपाषाण काल से। तो उत्तर प्रदेश का वह नौपाषाणिक स्थल जहां से धान की खेती किए जाने के साक्ष्य मिले हैं, जहां से धान की खेती के प्रमाण मिले हैं। तो वो कौन सा स्थल है? वो है कोल्डिहवा। कोल्डिहवा एक ऐसा पुरास्थल है, उत्तर प्रदेश का वह नौपाषाणिक स्थल है जहां से धान की खेती के प्रमाण हमें प्राप्त होते हैं। साथ ही कोल्डिहवा एवं महागरा के उत्खनन से अनाज रखने के लिए उपयोगी घड़े तथा मटके भी प्राप्त हुए हैं। तो यहां से क्या क्या प्राप्त हुए हैं? ये घड़ा और मटका, यहां से जो ये है कोल्डिहवा और महागरा, किसकी बात हो रही है? कोल्डिहवा और महागरा। कोल्डिहवा और महागरा की बात हो रही है। कोल्डिहवा और महागरा, इन दोनों स्थलों की बात करें तो यहां से प्राप्त है, इसके उत्खनन से जो प्राप्त है, यहां से अनाज रखने के लिए क्या प्राप्त हुए हैं? घड़े तथा मटके। घड़े तथा मटके प्राप्त हुए हैं। घड़े तथा मटके, और इन घड़ों और मटकों का उपयोग का क्या था? उपयोग, तो उपयोग इन घड़ों और मटकों का था क्या? इसमें अनाज रखने के काम आते थे। अनाज रखना। तो कोल्डिहवा और महागरा की बात करें तो यहां से क्या प्राप्त हुआ है? कोल्डिहवा और महागरा से घड़े और मटके प्राप्त हुए हैं। और घड़े और मटकों का उपयोग, ये अनुमान लगाया गया है, ऐसा देखा गया है कि ये उपयोग में किसके लिए लाए जाते थे? तो अनाज रखने के उपयोग में लाए जाते थे ये घड़े। ये घड़े प्राप्त कहां से हुए हैं? ये घड़े प्राप्त हुए यहाँ कोल्डिहवा से और ये महागरा से। ये दोनों स्थल कहां से संबंधित हैं? तो ये दोनों स्थल संबंधित हैं हमारे उत्तर प्रदेश से। इसके बाद कोल्डिहवा से एक विशेष बर्तन भी मिला है जिसकी बाहरी सतह पर रस्सी की छाप मिली है। यहां से अब इसकी अलग विशेषता है, सिर्फ यहां की बात हो रही है, महागरा की नहीं बात हो रही है, कोल्डिहवा की बात हो रही है। यहां से एक विशिष्ट बर्तन प्राप्त हुआ है, एक विशिष्ट बर्तन यहां से प्राप्त हुआ है। अब ये विशिष्ट क्यों है? ये विशिष्ट इसलिए कहा जा रहा है, विशिष्ट का तात्पर्य यहां से यह है कि इसके बाहरी सतह पर रस्सी का छाप मिला है। बाहरी सतह पर रस्सी का छाप है। कहां? इस बर्तन पर, इस बर्तन पर। ये कोल्डिहवा से एक विशिष्ट प्रकार का बर्तन प्राप्त हुआ है और इस बर्तन की विशेषता यह है, ये विशिष्ट इसलिए है कि इस बर्तन पे बाहरी हिस्से पर रस्सी छपा हुआ है, ये यहाँ की बड़ी विशेषता है। इस जो ये बर्तन है, इसके संबंध में ये
काफी बड़ी विशेषता है। अब इस चीज को हम लोग लिखेंगे, अगर नोट्स तैयार करते हैं, स्क्रीनशॉट लेते हैं, या स्क्रीनशॉट लेने के लिए तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, कोल्डिहवा से एक विशिष्ट बर्तन भी मिला है। कोल्डिहवा से एक विशिष्ट बर्तन भी मिला है, बर्तन भी मिला है, बर्तन भी मिला है, जिसकी बाहरी सतह पर रस्सी की छाप मिली है, जिस पर बाहरी सतह पर रस्सी की छाप मिली है, रस्सी की छाप मिली है। ये कोल्डिहवा से एक विशिष्ट बर्तन भी प्राप्त हुआ है और इस पे बाहरी सतह पे रस्सी की छाप देखने को मिलती है। इसके बाद हमने संत कबीर नगर को भी देखा था। हमने जब पूरा स्थल की बात कर रहे थे यहीं पे नवपाषाण काल के बारे में, तो हमने ये भी देखा था कि संत कबीर नगर में एक लहुरा देव नामक स्थान है। तो इसके बारे में जो विशेषता है कि लहुरा देव नामक स्थान से जो धान की खेती के प्रमाण यहाँ से मिले हैं। तो धान की खेती के प्रमाण कहाँ से मिलते हैं? लहुरा देव से। यहाँ पे संत कबीर नगर जिले के, संत कबीर नगर जिले के, संत कबीर नगर जिले के लहुरा देव नामक स्थान से, लहुरा देव नामक स्थान से भी नवपाषाण काल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, से भी नवपाषाण काल के साक्ष्य प्राप्त होते हैं, साक्ष्य प्राप्त होते हैं। अब जो इसकी विशेषता है, मध्य पाषाण काल के साक्ष्य यहां से प्राप्त होते हैं, तो क्या है ये यहां से धान की खेती किए जाने के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। यहां से धान की खेती किए जाने के प्रमाण मिले हैं। धान की खेती किए जाने के प्रमाण, धान की खेती किए जाने के प्रमाण मिले हैं, मिले हैं। तो ये हो गया, ये यहां से नवपाषाण कालीन स्थल की जो विशेषता है। तो संत कबीर नगर जिले के लहुरा देव नामक स्थान से भी नवपाषाण काल के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। तो यहाँ से धान की खेती किए जाने के प्रमाण मिलते हैं। तो चूंकि हम सिर्फ जो है ये पढ़ क्या रहे हैं, यूपी स्पेशल हम लोग पढ़ रहे हैं, तो यूपी स्पेशल पढ़ रहे हैं तो हम लोग सिर्फ उन्हीं स्थानों को देख रहे हैं जो कि उत्तर प्रदेश के संदर्भ में महत्वपूर्ण हो सकते हैं, या जो स्थल उत्तर प्रदेश के हैं उन्हीं स्थलों के बारे में देख रहे हैं। अब जैसे कि यहां से लहुरा देव से धान की खेती अगर मिली है, धान की खेती के साक्ष्य मिले हैं। इसके अलावा अगर एक और जो प्रमुख स्थल हम लोगों ने देखा था वो था कोल्डिहवा के उत्खनन से भी धान की खेती किए जाने के साक्ष्य मिले हैं। यहां से कहां से? लहुरा देव और कोल्डिहवा। धान की खेती के साक्ष्य कहां से मिले हैं? दो जगह से, लहुरा देव और कोल्डिहवा।
ये दो स्थल हैं जहां से हमें धान की खेती के साक्ष्य मिलते हैं मध्य पाषाण काल से संबंधित। इसके बाद जो एक कुलडीहवा से और क्या प्राप्त हुआ है, वो कुलडीहवा के उत्खनन से हमने देखा था कि अनाज रखने के लिए जो बर्तन मटके प्राप्त हुए हैं। कुलडीहवा से अनाज रखने वाले बर्तन प्राप्त हुए हैं। बर्तन, कुलडीहवा से बर्तन बर्तन प्राप्त हुए हैं। तो किस काम में आते थे? अनाज रखने के लिए। अनाज रखने वाले अनाज रखने वाले बर्तन हमें कुलडीहवा से मिले हैं। तो ये जो ये जो सभी विशेषता हमें देखने को मिल रही है, अनाज रखने वाले बर्तन, अगर अनाज रखने वाले बर्तन का तात्पर्य ये हुआ कि उत्तर प्रदेश जो है, उत्तर प्रदेश के मध्य पाषाण कालीन जो लोग थे ना, ये लोग थे, यहां पे हो सकता है कृषि अवशेष रही हो, कृषि अधिशेष। कृषि अधिशेष की झलक यहां से देखने को मिल रही है, क्योंकि अनाज रखने के बर्तन यहां पे हैं। तो चूंकि रखने के बर्तन हैं, अब ये बात है कि अगर कहीं पे कृषि हो रही है तो कृषि अधिशेष, उस जमाने में थोड़ी सी भी कृषि अधिशेष हो सकती थी, क्योंकि जनसंख्या जो थी वहां की, जनसंख्या सीमित थी। जनसंख्या क्या थी? सीमित थी। सीमित जनसंख्या थी, और जो भी कृषि उत्पादन होता होगा, जो भी अनाज का उत्पादन होता होगा, जो भी यहाँ पे अनाज का उत्पादन होता होगा, वो इन लोगों के लिए पर्याप्त होता होगा। तो इसलिए ये बर्तन बनाते होंगे स्टोर करने के लिए। जो कृषि, जो अनाज बचता था, चाहे धान, ये चावल या गेहूं, जो भी बचता होगा खाने पीने से, तो उसको वो लोग रखा करते थे, स्टोर करने के लिए ये बर्तन का निर्माण करते थे। तो जो बर्तन मिले हैं, यहाँ से जो बर्तन प्राप्त हुए हैं, क्या करने वाले? ये अनाज रखने वाले, अनाज रखने वाले बर्तन मिले हैं। तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि हो सकता है यहाँ पे कृषि अधिशेष रहा हो, तभी ये बर्तन का निर्माण करते रहे होंगे अनाज रखने का। उसके बाद ये धान की खेती के साक्ष्य यहाँ से मिलते हैं। जब धान की खेती के साक्ष्य मिल जाते हैं, या धान की नहीं, मतलब खेती के साक्ष्य अगर कहीं से मिलते हैं, तो इसका मतलब यह है कि वहां पे स्थायी निवास हो ही गया होगा। अस्थायी निवास के प्रमाण या अस्थायी निवास की ओर संकेत करता है कृषि। क्योंकि अगर कहीं भी अगर खेती होती है, तो एक साल तो कम से कम इनको अपने कृषि के पास रुकना ही होगा। एक साल कम से कम यहाँ पे व्यक्तियों को तो रुकना ही रुकना होगा। तो इस प्रकार से अस्थायी निवास की अवधारणा यहाँ पे देखने को मिलती है। तो अगर हम लोग बात करें ओवरऑल, जो भारत है, पूरे भारत में ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश में भी अस्थायी निवास और ये कृषि अधिशेष के साक्ष्य मिलते हैं नवपाषाण काल से संबंधित। तो यहां तक बातें हो गई, और नवपाषाण काल यहाँ पे समाप्त होता है। उसके बाद जो कुछ बातें हैं ताम्रपाषाण काल के बारे में बातें करनी है। ताम्रपाषाण काल की बारे में बात करने के बाद आगे चलते हुए हम लोग ये हड़प्पा सभ्यता की बात करेंगे। और इतनी जल्दी जल्दी ये टॉपिक्स इसलिए समाप्त हो रहे हैं क्योंकि यहाँ पे सिर्फ उत्तर प्रदेश के संदर्भ में बातें हो रही हैं। अगर उत्तर प्रदेश के संदर्भ में बातें नहीं हो रही होती, पूरे पूरे भारत के संदर्भ में बातें हो रही होती, तो एक क्लास में एक काल, जैसे एक क्लास में ये उच्च मध्य पूरा, ये जो निम्न पूरा पाषाण काल है एक क्लास में, मध्य पूरा पाषाण काल एक काल में, और जो उच्च पूरा पाषाण काल है उसके बाद मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, ये सभी के लिए एक एक क्लास या एक किसी में दो क्लास ऐसे लग जाते हैं। लेकिन हम लोग सिर्फ उन्हीं स्थलों की बात करेंगे जो उत्तर प्रदेश में स्थित होंगे। इसलिए ये क्लास इतना जल्दी जल्दी कंप्लीट होता जा रहा है एक एक टॉपिक। तो इसके बाद अब लोग हम लोग जो बात करने वाले हैं वो करेंगे
किसके बारे में? तो वो करेंगे हम लोग ताम्रपाषाण काल के बारे में। चैल्कोलिथिक एज या कैल्कोलिथिक एज, ताम्रपाषाण काल। यहां पे ताम्र, ताम्रपाषाण काल का अर्थ है कि तांबे और पत्थरों का उपयोग। यहाँ पे तांबा और पत्थर की बात हो रही है। यहाँ पे तांबे और पत्थर का उपयोग प्रारंभ हो गया था। तो पाषाण काल के ठीक बाद और सिंधु सभ्यता से ठीक पहले, अगर ये पूरा का पूरा जो पाषाण काल है, ये पाषाण काल है, पाषाण काल। अब इसके अंतर्गत भी जो क्या है, पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, नव पाषाण काल। अब इसमें भी जो स्थल है, इसमें क्या है, निम्न, निम्न पूरा पाषाण काल, निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल, इसके बाद उच्च पूरा पाषाण काल। ये पूरा पाषाण काल है। पूरा पाषाण काल के अंतर्गत निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल। उसके बाद ये आता है मध्य पाषाण काल, उसके बाद ये है नव पाषाण काल। नव पाषाण काल ये पूरा का पूरा जो एज है पाषाण काल के अंतर्गत आता है। अब एक काल इसके बाद जो आता है, एक काल है सिंधु घाटी की सभ्यता, सिंधु सभ्यता। तो चूंकि सिंधु घाटी की सभ्यता है, हम लोग यहाँ पे जो पाषाण काल कह रहे हैं, तो प्रयोग की जाने वाली धातु के आधार पे इस काल का नाम ले रहे हैं। तो यहाँ पे भी अगर धातु के नाम से रखेंगे तो इसको कांस्य काल भी कहा जाता है, कांस्य काल। तो ये कांस्य काल है। तो इसी का जो बीच का क्षेत्र है, जो बीच का ये काल है, इसी काल को ताम्रपाषाण काल कहा जाता है, ताम्रपाषाण काल। यहीं पे है ताम्रपाषाण काल। या तो फिर कभी कभी ये ताम्रपाषाण काल संस्कृति जो है, ये कहीं कहीं दोनों का संक्रमण क्षेत्र है। अगर ये पाषाण काल है, ये पाषाण काल है, और ये है हड़प्पा सभ्यता, ये है कांस्य काल, कांस्य काल। तो ये वाला क्षेत्र जो है ये हो जाएगा ताम्रपाषाण काल। और पूरे और ये जो है ये आमतौर पे नहीं है, कहीं कहीं ऐसे स्थल हैं जो कि ये प्रूव करते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता और पाषाण काल का संक्रमण काल था ताम्रपाषाण काल। लेकिन आमतौर पे ये पाषाण काल और सिंधु घाटी सभ्यता के बीच में, इसको अगर हम लोग कहें तो पाषाण काल के बाद और सिंधु घाटी सभ्यता से पहले जो काल था वो ताम्रपाषाण काल था। तो इसके बारे में इतनी चर्चा हम लोग कर लिए ताम्रपाषाण काल के बारे में। जो ताम्रपाषाण काल है, पाषाण काल के ठीक बाद पाषाण काल के ठीक बाद और सिंधु सभ्यता से पूर्व की संस्कृति को
ताम्र पाषाणिक संस्कृति कहा जाता है। ताम्र पाषाणिक जो है पाषाण काल के ठीक बाद और सिंधु सभ्यता के पूर्व की संस्कृतियों को ताम्र पाषाणिक संस्कृति कहा जाता है, कहा जाता है। ये एक बात हो गई ताम्र पाषाण काल के बारे में। ताम्र पाषाण काल में सामान्य जीवन पद्धति नौ पाषाण काल से बहुत अलग नहीं थी, क्योंकि जो नौ पाषाण काल है, ये जो नौ पाषाण काल है, नौ पाषाण काल, नौ पाषाण काल के ठीक बाद ये ताम्र पाषाण काल है। ठीक बाद का ये काल है ताम्र पाषाण काल। तो इसलिए ये यहाँ के जो जीवन पद्धति है, जो यहाँ की जीवन शैली है और जो यहाँ की जीवन शैली है, जो यहाँ की जीवन शैली है और जो यहाँ की जीवन शैली है, यहाँ पे ज्यादा अंतर देखने को नहीं मिलता, ज्यादा अंतर नहीं मिलता है। तो ये हो गई पाषाण काल के ठीक बाद और सिंधु घाटी सभ्यता से ठीक पहले की संस्कृति को ताम्र पाषाण काल की संस्कृति कहा जाता है। अब अगर ताम्र पाषाण काल के लोगों के जीवन की बात करें तो यहाँ का जो जीवन था वो वैसे ही था जैसे नवपाषाण काल के लोगों का था। थोड़ा बहुत अंतर आ गया था, लेकिन बाकी सारी चीजें वैसे ही थी। लेकिन कुछ परिवर्तन भी हुए थे। धातु के रूप में तांबे का प्रयोग हुआ और चाक निर्मित मृदभांड का निर्माण होने लगा। तो सटीक जीवन एकदम सेम नहीं था। हमने कहा कि ज्यादा अंतर नहीं था। जैसे ही हमने ये कहा कि ज्यादा अंतर नहीं था, वैसे ही एक अर्थ और निकल के आता है कि थोड़ा बहुत तो अंतर था ही। तो थोड़ा बहुत अंतर क्या था? तो थोड़ा बहुत अंतर ये था कि यहां पे तांबे का प्रयोग शुरू हो गया था। तांबे का प्रयोग, यहां पे तांबे का प्रयोग शुरू हो गया था और एक और विशेषता ये थी कि चाक निर्मित मृद भांड यहां पे बनने लगे थे। चाक निर्मित मृद भांड, ये उत्तर प्रदेश के संदर्भ में ये बात सामने निकल के आती है कि जो नवपाषाण काल है और ताम्रपाषाण काल है, ये जो ताम्रपाषाण काल की जीवन शैली है, जो ताम्रपाषाण काल की विशेषता है, यहाँ के लोगों के जीवन जीने का जो तरीका है, वो नवपाषाण काल से ज्यादा अंतर नहीं रखता था। बहुत ज्यादा अंतर नहीं था। जैसे ही हमने ये कहा कि बहुत ज्यादा अंतर नहीं था, इसका मतलब ये है कि थोड़ा बहुत तो अंतर कहीं ना कहीं था ही। लेकिन ज्यादा अंतर नहीं होने के पीछे का कारण ये है कि नवपाषाण काल के ठीक बाद का ये काल ताम्रपाषाण काल है। और ये जब हम कहते हैं कि ज्यादा अंतर नहीं था, तो उसी में ये निहित है कि थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं अंतर था। तो ये अंतर हमें कहाँ देखने को मिलता है? यहाँ पे जो तांबे का उपयोग है यहाँ पे प्रारंभ हो जाता है, जबकि तांबे का प्रयोग आमतौर पे नवपाषाण काल में नहीं दिखता है। तांबे का प्रयोग यहाँ पे इतना बढ़ चढ़ के होता है कि इसके काल को ही ताम्रपाषाण काल का नाम इस तांबे की वजह से, तांबे के उपयोग की वजह से रख दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे एक और विशेषता उभर के आती है जो नवपाषाण काल से भिन्न है, वो है चाक निर्मित मृदभांड। यहाँ पे चाक पे जो कुम्हार का चाक होता है, उससे मृदभांड बनाए जाने की पद्धति प्रारंभ हो गई थी। तो यहाँ पे इसकी जो विशेषता है ये क्या है कि जो हमने अभी लिखा है उसके बाद जो अगली लाइन हम लोग लिखेंगे कि ताम्रपाषाण काल में सामान्य जीवन पद्धति, ताम्रपाषाण काल में सामान्य जीवन पद्धति, ताम्रपाषाण काल में समान जीवन पद्धति नवपाषाण काल से बहुत अलग नहीं थी। नवपाषाण
काल से बहुत अलग नहीं थी, बहुत अलग नहीं थी। सामान्य जीवन पद्धति बहुत अलग नहीं थी, हालांकि जो कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन भी हुए थे, हालांकि कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन जो बदलाव हैं वो बदलाव रेखांकित किए गए हैं, रेखांकित किए जा सकते हैं, किए जा सकते हैं। ये क्या है कि धातु के रूप में तांबे का प्रयोग आरंभ हुआ, धातु के रूप में तांबे का प्रयोग आरंभ हुआ। तो किसका प्रयोग आरंभ हुआ? और इसके साथ साथ और चाक निर्मित मृद भांड का निर्माण प्रारंभ हुआ। चाक निर्मित मृद भांड का निर्माण प्रारंभ हुआ। ये हो गया। इतनी जो बात है कि ताम्रपाषाण काल और नवपाषाण काल के सामान्य जीवन में बहुत अंतर देखने को नहीं मिला है, लेकिन कुछ न कुछ अंतर मिला है। तो वो अंतर क्या है कि ताम्रपाषाण काल के लोग धातु के रूप में तांबे का प्रयोग करना शुरू कर देते हैं, और वहीं दूसरी जो विशेषता अलग करती है वो चाक निर्मित मृद भांड भी इनको अलग करती है नवपाषाण काल से। और इसके बाद अगली लाइन जो लिखने योग्य है ताम्रपाषाण काल के संदर्भ में, वो ये है कि आधुनिक उत्तर प्रदेश के गंगा यमुना दोआब में, आधुनिक यूपी के गंगा यमुना दोआब में, आधुनिक यूपी के गंगा यमुना दोआब में ताम्रपाषाण काल से संबंधित संस्कृति को गैरिक मृदभांड संस्कृति कहा जाता है। तो दोआब में ताम्रपाषाण काल से संबंधित, ताम्रपाषाण काल से संबंधित संस्कृति को गैरिक मृदभांड संस्कृति कहा जाता है। गैरिक मृदभांड संस्कृति कहा जाता है। तो ये है गैरिक मृदभांड संस्कृति। यही जो ताम्रपाषाण काल की ही संस्कृति है। ये कौन सी संस्कृति है? ये ताम्रपाषाणिक संस्कृति है। ताम्रपाषाण काल की संस्कृति ही है ये। ताम्रपाषाण काल की ही संस्कृति है, लेकिन इसको गैरिक मृदभांड संस्कृति कहाँ जाता है? गंगा यमुना के दोआब क्षेत्र में। ये है एक, जैसे ये नदी गंगा, ये यमुना, गंगा यमुना के दोआब क्षेत्र में ये गंगा नदी है और ये है यमुना नदी। तो इस क्षेत्र में जो ये ताम्रपाषाणिक संस्कृतियां हैं,
इस क्षेत्र में ताम्र पाषाणिक संस्कृति को, ताम्र पाषाणिक जो संस्कृति है, ताम्र पाषाणिक संस्कृति को गैरिक मृदभांड संस्कृति, गैरिक मृदभांड संस्कृति, गैरिक मृदभांड संस्कृति कहा जाता है। यही संस्कृति है, ताम्र पाषाणिक संस्कृति ही है, लेकिन इस क्षेत्र में इसे गैरिक मृदभांड संस्कृति कहा जाता है। तो गैरिक मृदभांड संस्कृति के बारे में अभी थोड़ा सा, इसी के ठीक बाद जो ताम्र पाषाण काल है, ताम्र पाषाण काल के बाद जब हम लोग सिंधु घाटी की सभ्यता पढ़ेंगे, और सिंधु घाटी की सभ्यता के बाद चित्रित धूसर मृदभांड और गैरिक मृदभांड संस्कृति को हम लोग दो संस्कृतियों को अलग से पढ़ेंगे। तो इसको कहा जाता है गैरिक मृदभांड संस्कृति। उसके बाद जो अगली जानकारी है, इस संस्कृति की पहली बार जो खोज हुई थी उत्तर प्रदेश के बिसौली तथा राजपुर नामक स्थलों पर की गई थी। ये कौन सी संस्कृति? ये जो गंगा यमुना दोआब के जो बीच में जो संस्कृति है, जिसको हमने गैरिक मृदभांड संस्कृति कहा, इसकी जो खोज हुई है ना, वो खोज बदायूं और बिजनौर जिला में हुआ है। बदायूं और बिजनौर जिला में पहली बार ये जो संस्कृति मिली है, ये बदायूं और बिजनौर जिला से मिली है। उसके बाद गैरिक मृदभांड पूर्णतः दोआब से मिले हैं, किंतु पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, बुलंदशहर में भी इसका विशेष केंद्र माना जाता है। यहाँ से ये गैरिक मृदभांड पाए गए हैं। गैरिक मृदभांड दरअसल एक प्रकार के मृदभांड हैं। इस मृदभांड के आधार पे संस्कृति का विभाजन किया गया है। तो इसके बारे में अगर हम लोग लिखना चाहें तो लिख लेते हैं, ताकि आप लोग स्क्रीनशॉट इसका अच्छे से ले सकें। इस संस्कृति की पहली बार खोज, इस संस्कृति की पहली बार खोज जो है, इस संस्कृति की पहली बार खोज उत्तर प्रदेश के बिसौली, यूपी के बिसौली, ये बिसौली है कहाँ? तो बिसौली है बदायूं जिला में। बदायूं, बिसौली और उत्तर प्रदेश की बिसौली और राजपुर परसू में, राजपुर परसू से किया गया है, जो कि बिजनौर जिला में है। बिजनौर जिला में ये राजपुर परसू है नामक स्थानों पर की गई। इस संस्कृति की पहली बार खोज यूपी के बिसौली और राजपुर नामक स्थलों पर की गई। तो जो गैरिक मृदभांड संस्कृति है, ये यहाँ पे जो बिजनौर और ये जो बदायूं है, ये महत्वपूर्ण जो फैक्ट निकल के सामने आता है कि चूंकि उत्तर प्रदेश की बात हो रही, तो उत्तर प्रदेश में एक महत्वपूर्ण विशेषता ये देखने को मिल रही है। ये एक ऐसी संस्कृति है, ये गैरिक मृदभांड संस्कृति का पहली बार खोज उत्तर प्रदेश से होता है। तो उत्तर प्रदेश के लिए ये एक विशेष बिंदु, ये विशेष तथ्य निकल कर सामने आता है उत्तर प्रदेश के संदर्भ में, कि यहाँ से जो गैरिक मृदभांड संस्कृति है, जो गंगा यमुना दोआब के बीच में है, जो गंगा यमुना दोआब में विशेषकर स्थित है, तो उसका खोज अगर पहली बार कहीं से हुआ है तो उत्तर प्रदेश के बदायूं और बिजनौर नामक जिले से हुआ है। तो बदायूं में वो कौन सा स्थल है जहां से इसका खोज हुआ है? तो वो है बिसौली,
और बिजनौर में जो है राजपुर परशु। इन दो स्थानों से पहली बार गैरिक मृदभांड संस्कृति का खोज होता है। उसके बाद ये गैरिक मृदभांड पूर्णतः दोआब से मिले हैं, लेकिन इनका क्षेत्र और भी है, तो इसको लिखेंगे अगर हम लोग तो गैरिक मृदभांड पूर्णतः दोआब से मिले हैं, किंतु पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सहारनपुर मुजफ्फरनगर, इसके अलावा मेरठ और बुलंदशहर, मेरठ व बुलंदशहर, मेरठ और बुलंदशहर से भी इसका अवशेष मिलता है। बुलंदशहर से भी गैरिक मृदभांड प्राप्त होते हैं। ये इतनी बात जो है गैरिक मृदभांड पूर्णतः, यहाँ पे जो है पूर्णतः दोआब से मिले हैं, लेकिन पश्चिमी यूपी के सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ और बुलंदशहर से भी गैरिक मृदभांड प्राप्त होते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ गंगा यमुना दोआब में ही मिले हैं। तो यहाँ पे जो पूर्णतः शब्द है, इसको काट के अधिकांश जो शब्द है वो ज्यादा ठीक रहेगा। तो गैरिक मृदभांड अधिकांश दोआब से ही मिले हैं, लेकिन पश्चिमी यूपी के सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, बुलंदशहर से भी इसके हमें प्रमाण देखने को मिलते हैं। बुलंदशहर का लाल किला और बरेली जिला में गैरिक मृदभांड संस्कृति के महत्वपूर्ण स्थल थे। तो गैरिक मृदभांड संस्कृति के महत्वपूर्ण स्थल और कहाँ थे? तो बुलंदशहर का लाल किला कहाँ का? बुलंदशहर का। बुलंदशहर का लाल किला तथा बरेली जिला गैरिक मृदभांड संस्कृति के महत्वपूर्ण पुरास्थल हैं। ये हो गया ताम्रपाषाण काल की विशेषता। ताम्रपाषाण काल के बारे में बस इतनी सी बात है। इसके बाद अगर जो है ताम्रपाषाण काल के बारे में, ताम्रपाषाण काल का जो डेट है वो 3000 से 500 ईसा पूर्व निर्धारित किया गया है, लेकिन ये जो डेट है, डेट वोट ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि ये एग्जाम में पूछे भी नहीं जाते और हर किताबों में ये अलग अलग तरीके से मिलता है। तो इसको यहाँ पे छोड़ते हुए आगे चलते हैं। जब आगे चलेंगे तो हमें हड़प्पा सभ्यता पढ़ना पड़ेगा। तो हड़प्पा सभ्यता के काल को हम लोग इसका अध्ययन यहाँ से शुरू करते हैं कि उत्तर प्रदेश हमें
इतिहास के बाद जो उत्तर प्रदेश का अध्ययन करना है, ये तीर कहाँ गया जी? यहाँ। इतिहास के बाद उत्तर प्रदेश के भूगोल का भी अध्ययन करना है, उसके बाद भूगोल के अलावे भी अन्य विषयों का भी अध्ययन करना है। तो ऐसा नहीं है कि जल्दी जल्दी अध्ययन के चक्कर में हम छोड़ते हुए चल रहे हैं, छोड़ एक भी ऐसा पॉइंट नहीं रहे हैं जिसका संबंध उत्तर प्रदेश से हो। उसके बाद अब जो अगली बात है, हम लोग हड़प्पा सभ्यता के बारे में बात करेंगे। ये हड़प्पा सभ्यता कौन सी सभ्यता? हड़प्पा सभ्यता। तो हड़प्पा सभ्यता के बारे में ज्यादा कुछ, मतलब जैसे इसकी एक भूमिका होती है कि हड़प्पा सभ्यता का नामा उत्खनन जो हुआ है, जैसे 1826 की बात, 1856 की बात जो है, 1863 की बात जो है, 1921 की जो बात है, 1922 की जो बात है, ये सब इसके खोज का इतिहास रहा है। हड़प्पा सभ्यता के खोज का इतिहास रहा है। जैसे चार्ल्स मेंसन, यहाँ पे जो है, यहाँ पे रॉबर्ट ब्रुसफुट, दयाराम साहनी, इन सब चीज़ों का, इन सब लोगों का जो योगदान रहा है, इन सब के बारे में जो पढ़ा जाता है सिंधु घाटी सभ्यता में या हड़प्पा सभ्यता में, ये सारी बातें हमें यहाँ पे नहीं देखनी है। हमें सिर्फ देखना है कि उत्तर प्रदेश में कौन कौन से स्थल हैं हड़प्पा सभ्यता से संबंधित, क्योंकि इतनी सारी बातें हमें यहाँ पे नहीं देखनी है। इसके अलावा जो हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता का जो नगर नियोजन होता है, नगर नियोजन, जो जल निकासी प्रणाली होती है, जल निकासी प्रणाली, तो इन सब चीजों को भी हम लोग यहाँ पे नहीं देखेंगे, क्योंकि नगर नियोजन, जल निकासी प्रणाली जैसे बड़े बड़े मुद्दे सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित हैं, और इसका अध्ययन भारत का इतिहास, भारत का प्राचीन इतिहास के अंतर्गत जब हम लोग हड़प्पा सभ्यता पढ़ रहे होते हैं, तो वहां पे उसके अंतर्गत नगर नियोजन और जल निकासी प्रणाली को पढ़ा जाता है। इसलिए हम लोग यहाँ पे नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे पढ़ना ठीक नहीं होगा, इस हिसाब से कि ये अगर यहाँ पे पढ़ना शुरू कर देते हैं तो यूपी विशेष नहीं रह जाएगा। अब अगला पेज लेके आगे बढ़ते हैं और उन सभी स्थलों की बात करते हैं जो उत्तर प्रदेश में स्थित हैं। उत्तर प्रदेश में सिंधु सभ्यता के साक्ष्य पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर, बड़ा गांव, हुलासा आदि स्थलों से मिलता है। उसके बाद हिंडन नदी के तट पर स्थित आलमगीरपुर का उत्खनन कार्य यज्ञदत्त शर्मा ने करवाया था। तो उत्तर प्रदेश में सिंधु सभ्यता के साक्ष्य कहां से मिलते हैं? यूपी में सिंधु सभ्यता के साक्ष्य, सिंधु सभ्यता के साक्ष्य पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर, आलमगीरपुर जो कि है कहां? मेरठ में। आलमगीरपुर, बड़ा गांव तथा हुलास, बड़ा गांव तथा हुलास, हुलास कहां है? तो हुलास है सहारनपुर में, सहारनपुर। हुलास आदि स्थानों से प्राप्त होते हैं, आदि स्थलों से मिलते हैं। ये सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल हैं। आदि का अर्थ ये है कि अभी और कुछ स्थल ऐसे हैं जिसका
अपने आप में कोई अधिक महत्व नहीं होता है, उसका वर्णन यहाँ पे नहीं है। तो इसके अलावा जो हुलास है, सहारनपुर का बड़ा गांव है, आलमगीरपुर है, इन सबों पुरा स्थलों का महत्व ही अलग होगा, इसलिए इन सबको यहाँ पे बता दिया जा रहा है। और जो सभी महत्वपूर्ण स्थल हैं, मतलब जो अन्य स्थल हैं, उनका महत्व इनकी अपेक्षा कम होगा, इसलिए यहाँ पे बताया नहीं जा रहा है। तो जो आलमगीरपुर है, इसके बारे में एक बात कही जा रही है आगे कि हिंडन नदी के तट पर अवस्थित, हिंडन नदी के तट पर अवस्थित आलमगीरपुर का उत्खनन कार्य, आलमगीरपुर का उत्खनन कार्य किसने करवाया था? यज्ञदत्त शर्मा के नेतृत्व में हुआ था। उत्खनन कार्य यज्ञदत्त शर्मा के नेतृत्व में किया गया था, कराया गया था। ये आलमगीरपुर के बारे में है। इसके बाद आलमगीरपुर के बारे में एक और बात है कि आलमगीरपुर के उत्खनन से मृदभांड, मनके, कटोरे के बहुसंख्यक टुकड़े, कुछ के ऊपर सैंधव लिपि के 2 अक्षर अंकित है। कुछ बर्तनों पर मोर, त्रिभुज, गिलहरी आदि की चित्रकारियां भी मिलती हैं। तो क्या है, आलमगीरपुर जो है, यहां से मृदभांड, मनके और कटोरे प्राप्त होते हैं। आलमगीरपुर की जो एक अलग विशेषता है, आलमगीरपुर, यहां से का प्राप्त होता है? तो यहां से प्राप्त होता है मृदभांड, मनके और कटोरे। मृदभांड, मनके, कटोरे, यहां से प्राप्त ये पूरा अवशेष है। उसके बाद और क्या प्राप्त होता है? त्रिभुज, कुछ बर्तन प्राप्त होते हैं, कुछ बर्तन, और इस बर्तन की विशेषता ये होती है कि बर्तनों पे मोर बने हुए हैं, मोर की छपाई हुई है इन बर्तनों पे। कुछ बर्तन मिले हैं। बर्तन के अलावा त्रिभुज मिला है, यहां से त्रिभुज, त्रिभुज के अलावा गिलहरी की चित्रकारी, गिलहरी की चित्रकारी यहां से प्राप्त होती है। इसके बाद जो इसकी विशेषता है, यहाँ पे जो कटोरे प्राप्त हुए हैं, ये वाला कटोरे, ये इन कटोरों की विशेषता ये है कि इन कटोरों पर मनके और जो कटोरे प्राप्त हुए हैं, ये कटोरे बड़ी संख्या में प्राप्त हुए हैं, बड़ी संख्या में कटोरों के टुकड़े प्राप्त हुए हैं। यहां से कटोरों के टुकड़े यहां से प्राप्त होता है। यह है आलमगीरपुर। माइक टूट गया क्या? 1 मिनट। ये आलमगीरपुर है। आलमगीरपुर के बारे में हमने कहा कि यहां से मृदभांड प्राप्त होते हैं,
मनके प्राप्त होते हैं और कटोरे प्राप्त होते हैं। कटोरे में क्या प्राप्त होता है? बड़ी संख्या में कटोरों के ढेर सारे टुकड़े देखने को मिलते हैं। उसके बाद कुछ बर्तन ऐसे प्राप्त होते हैं जिसपे मोर की छपाई हमें देखने को मिलती है। इसके बाद त्रिभुज का आकार प्राप्त होता है और गिलहरी की चित्रकारी भी देखने को मिलती है आलमगीरपुर से, आलमगीरपुर के उत्खनन से। और इसका संबंध जो है आलमगीरपुर का, वो है सिंधु घाटी की सभ्यता से। किससे है? ये है सिंधु घाटी की सभ्यता से। तो अब इसका जो लेखन कार्य है यहाँ पे हम लोग कर देते हैं। हमने लिखा कि हिंडन नदी के तट पर अवस्थित आलमगीरपुर जो है, जो आलमगीरपुर है, आलमगीरपुर का उत्खनन किसने करवाया, इसके संदर्भ में हमने एक लाइन लिखा। उसका उत्खनन जो कार्य हुआ था वो एक जो है उत्खनन करता थे यज्ञदत्त शर्मा। यज्ञदत्त शर्मा के नेतृत्व में आलमगीरपुर का उत्खनन हुआ था। तो आलमगीरपुर के उत्खनन से मृदभांड, ये जो लाइन हमने यहाँ पे समझी है उन सब चीजों को यहाँ पे लिख लेते हैं। आलमगीरपुर के उत्खनन से मृदभांड मनके व कटोरे के बहुसंख्यक टुकड़े प्राप्त हुए हैं। आलमगीरपुर के उत्खनन से मृदभांड, मनके व कटोरे के बहुसंख्यक टुकड़े प्राप्त हुए हैं। कुछ के ऊपर सैंधव लिपि के 2 अक्षर अंकित हैं। कुछ के ऊपर जो कुछ कटोरों के ऊपर सैंधव लिपि के 2 अक्षर अंकित हैं। 2 अक्षर अंकित हैं। कुछ बर्तनों पर मोर, त्रिभुज, कुछ बर्तनों पर मोर, त्रिभुज व गिलहरी आदि की चित्रकारी भी मिलती हैं। अब हमने यहाँ पे जो बातें समझी थी अभी, ये क्या मिलती हैं यहाँ से इन सब चीजों की चित्रकारी मिलती है। कुछ बर्तनों पे मोर की छपाई मिलती है, त्रिभुज की चित्रकारी मिलती है, गिलहरी की चित्रकारी मिलती है। यही सब बातें जो हैं हमने वहां पे लिखी हैं। इसके बाद बड़ी संख्या में कटोरों के टुकड़े प्राप्त होते हैं। ये सारी बातें हमने अब लिख ली। बड़ी संख्या में कटोरे के टुकड़े प्राप्त होते हैं। चित्रकारी भी मिलती है। इसके बाद आलमगीरपुर से सैंधव अवशेषों की प्राप्ति यह सिद्ध करती है कि यह सभ्यता गंगा यमुना द्वार में भी फैल गई थी।
तो ये भी एक बड़ी बात यहाँ पे है कि आलमगीरपुर के उत्खनन से ही पता चला है कि इस सभ्यता का विस्तार गंगा यमुना के द्वाब तक था। आलमगीरपुर से सैंधव अवशेषों की प्राप्ति, आलमगीरपुर से सैंधव अवशेषों की प्राप्ति यह सिद्ध करती है कि यह सभ्यता गंगा यमुना द्वाब में भी फैली हुई थी। यह सभ्यता गंगा यमुना द्वाब तक फैली हुई थी। यह सभ्यता कहां तक फैली हुई थी? गंगा यमुना द्वाब तक। और ये सभ्यता गंगा यमुना द्वाब तक फैली हुई थी, ये प्रमाण, ये बात सिद्ध कौन करता है? ये आलमगीरपुर से जो सैंधव अवशेष प्राप्त हुए हैं, ये बात यही सिद्ध करता है कि ये जो गंगा यमुना का द्वाब क्षेत्र है, यहां तक सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार हो गया था। इसके बाद हुलास नामक पुरास्थल से, हुलास की चर्चा हमने किया है, जो कि सहारनपुर नामक जो जिला है, सहारनपुर नामक क्षेत्र है, वहां से बड़ा गांव और हुलास नामक क्षेत्र की चर्चा हमने किया है। तो हुलास के बारे में यहां पे चर्चा हो रही है। हुलास नामक पुरास्थल के उत्खनन से, हुलास नामक पुरास्थल के उत्खनन से हड़प्पा के विभिन्न चरणों का पता चला है। हड़प्पा के विभिन्न चरणों का पता चला है। तो हड़प्पा के विभिन्न चरण, जैसे प्राक हड़प्पाई और परिपक्व हड़प्पा और हड़प्पोत्तर जैसे जो ये चरण होते हैं हड़प्पा सभ्यता के, उन चरणों की विशेषता या उन चरण का जो साक्ष्य प्राप्त हुआ है, हुलास से प्राप्त हुआ है। और ये हुलास है कहाँ? तो हुलास है सहारनपुर में। और सहारनपुर कहाँ है? सहारनपुर है उत्तर प्रदेश में। क्योंकि सहारनपुर उत्तर प्रदेश में है और सहारनपुर में ही हुलास है, इसलिए हम हुलास पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश में है। अगर उत्तर प्रदेश में नहीं होता तो यहाँ पे इसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि हम यूपी स्पेशल की क्लास पढ़ रहे हैं। तो हुलास के बारे में इतनी बात हो गई। सैंधव सभ्यता के विभिन्न चरणों का जो साक्ष्य प्राप्त होता है, वो हुलास से प्राप्त होता है। पहला चरण उत्तरकालीन सैंधव सभ्यता का था तथा शेष बाद के यहां से प्राप्त होते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट नहीं, बस इतना महत्वपूर्ण है कि जो विभिन्न चरणों का साक्ष्य मिला है उत्तर प्रदेश के किस पूरा स्थल से हुआ है? तो हुलास से। अब चूंकि हुलास से, ये भी इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कि इसको ये ध्यान में रखना, इसको मेमोराइज रखना कि हुलास जो पूरा स्थल है उत्तर प्रदेश में ही स्थित है। कभी कभी सवाल ऐसे भी बन सकता है कि इनमें से कौन सा सैंधव पुरा स्थल है जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है, या इनमें से है, नहीं है, एक है, दो है, तीन है, ऐसे करके प्रश्न पूछे जाने की संभावना बनी रहती है। तो उत्तर प्रदेश में सबसे पहली बात यह है कि ये ध्यान में रखना जरूरी है कि कौन कौन से स्थल की यहाँ पे चर्चा हो रही है जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित हैं। तो ऐसे सवाल जो पूछे जाएंगे कि कौन स्थित है, कौन नहीं है, तो ये सवाल बचने वाले नहीं है। तो
हुलास जो है उत्तर प्रदेश में स्थित है, और उत्तर प्रदेश में स्थित होने के साथ साथ एक विशेषता ये है इसके अंदर कि ये हड़प्पा के विभिन्न चरणों के बारे में हमें जो जानकारी है वो जानकारी प्रदान करता है। इसके बाद बड़ा गांव के बारे में बात करें, हमने बड़ा गांव के बारे में भी चर्चा किया था थोड़ा सा जब हम स्थलों के बारे में देख रहे थे। तो बड़ा गांव से भी उत्तर सैंधव सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। ये सहारनपुर जिले में स्थित है। ये जो बड़ा गांव है और हुलास है ये दोनों सहारनपुर जिले में हैं। तो बड़ा गांव से उत्तर हड़प्पा सभ्यता के उत्तर हड़प्पाई अवशेष मिले हैं। तो इसके बारे में इतनी चर्चा हो गई बड़ा गांव के बारे में। इसके बाद हम लोग उत्तर प्रदेश में ही अगर कुछ और देखना चाहें हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में, तो भटपुरा बुलंदशहर में एक भटपुरा और मानपुरा नामक स्थल है, और उसी के आसपास मांडी गांव और कैराता क्षेत्र मुजफ्फरनगर में है। ये उसी के आसपास नहीं है, ये मांडी गांव और कैराता जो है मुजफ्फरनगर में स्थित है। यहाँ से भी जो सिंधु घाटी की सभ्यता है वहां के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। तो अन्य प्रमुख स्थल की बात अगर हम लोग यहाँ पे करें तो अन्य प्रमुख स्थल अन्य प्रमुख पुरा स्थलों में हमें देखने को मिलता है कि भटपुरा और मानपुरा, ये है कहाँ, ये है बुलंदशहर में। बुलंदशहर उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख जिला बुलंदशहर, यहाँ पे स्थित है भटपुरा और मानपुरा। इसके बाद मांडी और कैरात, मांडी एक गांव है, वह कैरात, ये सभी गांव हैं। कैरात भी, ये भटपुरा और मानपुरा ये तहसील के अंतर्गत आएंगे। मांडी एक गांव है, मांडी गांव है इसलिए यहाँ पे लिख दिया क्योंकि मांडी तहसील नहीं है। ज्यादातर तहसील की बात जब किसी भी पूरा जिला के अंदर अगर हम लोग जाते हैं कि वो स्थल स्थित कहाँ है तो हम तहसील का नाम लेते हैं, लेकिन ये जो है मांडी ना, ये तहसील का नाम नहीं है। ये वहां पे कहाँ, मुजफ्फरनगर में स्थित एक गांव, ये गांव है मुजफ्फरनगर में स्थित एक गांव है मांडी। तो ये कहाँ है, मुजफ्फरनगर में, मुजफ्फरनगर की बात है। मुजफ्फरनगर की बात क्या है, मुजफ्फरनगर की ये दोनों स्थल हैं, कैरात और मांडी। ये दोनों स्थल, ये चारों स्थल हैं जो भटपुरा है और मानपुरा है, मांडी है, कैरात है। ये सभी स्थल जो है वो ये किससे संबंधित है, ये हड़प्पा सभ्यता से संबंधित ये पूरा स्थल हैं। इसके बाद बागपत जिला के सलौनी में उत्खनन से विशाल उत्तर हड़प्पा कालीन सिमेट्री मतलब कब्र की प्राप्ति हुई है। इसका उत्खनन कार्य बीडी शर्मा के निर्देशन में हुआ था। ये भी एक महत्वपूर्ण बात है। क्या है ये, इसके बारे में हम लोग देखें। तो कौन सा जिला है, बागपत जिला का सलौनी गांव, सनौली के बारे में बात हो रही है। सनौली है कहां, तो सनौली है बागपत जिला में, बागपत जनपद,
बागपत जनपद में ये सनौली गांव स्थित है। यहां से क्या प्राप्त हुआ है? यहां से विशाल उत्तर हड़प्पा कालीन कब्र मिला है। विशाल उत्तर हड़प्पा कालीन, उत्तर हड़प्पा कालीन सिमेट्री मिला है या कब्र मिला है? कब्र मिला है। क्या मिला है? यहां से एक कब्रगाह मिला है, कब्र नहीं कब्रगाह, कब्रगाह मिला है, कब्रगाह यहां से प्राप्त हुआ है। और इसका उत्खनन कार्य जो है, सनौली का उत्खनन कार्य किसने करवाया था? तो सनौली का जो उत्खनन कार्य है वो करवाया था बीडी शर्मा। उत्खनन, उत्खनन किसने करवाया था? बी डी शर्मा। बी डी शर्मा ने इसका उत्खनन कार्य करवाया था सनौली का। ये सनौली कहाँ है? बागपत जनपद में है। बागपत कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में है, इसलिए हम लोग सनौली के बारे में पढ़ भी रहे हैं। तो यहाँ से विशाल उत्तर हड़प्पा कालीन, हड़प्पा काल के ठीक थोड़ा सा बाद का समय है उत्तर हड़प्पा कालीन, और इस काल का एक बहुत बड़ा कब्रगाह मिलता है जो जिसका उत्खनन कार्य किसने करवाया था? सनौली का उत्खनन कार्य करवाया था इसने, किसने? इन्होंने, बी डी शर्मा ने, इसने नहीं इन्होंने, बी डी शर्मा ने उत्खनन कार्य करवाया था। तो यहां तक जो हो गया, यहां तक हड़प्पा सभ्यता के बारे में बात हो गई। एक और बात करनी है जो चित्रित धूसर मृदभांड संस्कृति के बारे में बात करनी है, क्योंकि उत्तर प्रदेश विशेष के संदर्भ में यह महत्वपूर्ण बात हो जाती है, चित्रित धूसर मृदभांड के बारे में। आज क्लास कुछ लंबी हो गई, लेकिन यहाँ पे जो सिंधु घाटी सभ्यता है, जो ये नवपाषाण काल था, इसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता पूरा खत्म हुआ और इसके बाद चित्रित धूसर मृदभांड समाप्त होगा। तो देखते हैं चित्रित धूसर मृदभांड संस्कृति। यहाँ पे चित्रित धूसर मृदभांड, हमने कहा था गैरिक मृदभांड संस्कृति भी हम लोग देखेंगे अलग से, लेकिन हमने गैरिक मृदभांड संस्कृति वहीं पे देख लिया था जहां पे हमने कहा था, तो उसको नहीं देखेंगे, वो वाला कंप्लीट हो गया है। तो यहाँ पे ये रह गया है जो मृदभांड संस्कृति, मृदभांड, चित्रित धूसर मृदभांड संस्कृति। ये उत्तर प्रदेश की ऊपरी गंगा व मध्य गंगा द्वाब के क्षेत्र में इसका विकास देखने को मिलता है। तो इसका विकास कहाँ मिलता है? ऊपरी गंगा, ऊपरी और जो ऊपरी गंगा व मध्य गंगा द्वाब में, ऊपरी गंगा व मध्य गंगा द्वाब में, मध्य गंगा द्वाब में, मध्य गंगा द्वाब में इसका जो स्थल है ये है, जो इसका विस्तार है मध्य गंगा द्वाब में, इसका विकास देखने को मिला, देखने को मिलता है। इसका विकास देखने को कहाँ मिलता है? और यहाँ पे मध्य गंगा द्वाब और ऊपरी गंगा द्वाब में देखने को यहाँ का विकास मिलता है। किसका विकास? चित्रित धूसर मृदभांड संस्कृति का विकास। इस संस्कृति का साक्ष्य हस्तिनापुर, अतरंजी खेड़ा, जखेड़ा, कौसाम्बी, इसके अलावा अन्य क्षेत्रों में, जैसे जखेड़ा से एक अर्ध नगरीय या उपनगरीय केंद्र माना जाता है जखेड़ा को। ये जो चित्रित धूसर मृदभांड संस्कृति का अर्ध नगरीय क्षेत्र माना जाता है। तो इन सारी बातों को हम लोग यहाँ पे अगर लिखना चाहें, तिरिया गायब हो जाता है यार, मिल गया। इसको अब हम लोग
अब लोग नहीं, हम लोग लिखें तो चित्रित धूसर मृदभांड संस्कृति का विकास, चित्रित धूसर मृदभांड संस्कृति का विकास, संस्कृति का विकास कहाँ पे देखने को मिलता है? ऊपरी गंगा व मध्य गंगा दोआब, ऊपरी गंगा व मध्य गंगा दोआब, मध्य गंगा दोआब में देखने को मिलता है, कहां से मिलता है? ऊपरी गंगा और मध्य गंगा दोआब में चित्रित धूसर मृदभांड संस्कृति का वो विकास देखने को मिलता है। तो इस संस्कृति का साक्ष्य कहां से मिलता है? इसके बाद इस संस्कृति का साक्ष्य, इस संस्कृति का साक्ष्य कहां से प्राप्त होता है? हस्तिनापुर, हस्तिनापुर, हस्तिनापुर है कहां? मेरठ जनपद, मेरठ जनपद में है। उसके बाद अतरंजी खेड़ा, जखेड़ा, अतरंजी खेड़ा, जखेड़ा, जखेड़ा, इन सब जो पुरा स्थल है ना, इनके नाम से सिर्फ परिचित होना है कि ये हैं कहाँ, तो ये है उत्तर प्रदेश में। और दूसरी बात ये भी परिचित होना है इन सब पुरा स्थलों से कि ये किस काल के हैं, किस काल के हैं और उत्तर प्रदेश में हैं, और कभी कभी किस जिले में स्थित हैं, ये भी आपको याद रखना जरूरी है। इसके बाद यहां से प्राप्त क्या हुआ है, ये 3 तरह की विशेषताएं किसी भी पुरा स्थल के बारे में हम लोग अगर रखते हैं तो फिर इतना काफी है और पर्याप्त है। उत्तर प्रदेश पीसीएस या उत्तर प्रदेश में आयोजित होने वाली उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किसी भी परीक्षा की बात करें तो उसमें ये पर्याप्त होता है। और अगर आगे बात करें तो इस संस्कृति के लोगों का जो जीवन निर्वाह का जो आधार था, जीवन निर्वाह का आधार जो था, जीवन निर्वाह का आधार था, ये था क्या क्या उत्पादन, मतलब ये क्या खाते थे। यहां से जीवन निर्वाह का आधार से तात्पर्य जो है ये भोजन में क्या उपयोग करते थे, इसका तात्पर्य ये है इसका जो तात्पर्य है कि भोज्य पदार्थ, भोजन में किस किस पदार्थ या किन किन चीजों का उपयोग करते थे, इसके बारे में यहां पे बात होनी है। तो जो आधार था वो चावल, गेहूं, जौ, चावल, गेहूं, जौ की खेती, इनके जीवन का जो आधार था यही था। क्या था? चावल, गेहूं, जौ की खेती जो थी यही इनके जीवन का आधार था। चित्रित धूसर मृदभांड संस्कृति के लोगों का ये देखने को कहां मिलती है? ये देखने को मिलती है हस्तिनापुर, अतरंजी खेड़ा से, जखेड़ा से। ये उपस्थित कहाँ है, ये पूरा स्थल स्थित कहाँ है? तो ये मध्य गंगा और ऊपरी गंगा के दोआब के आसपास ये पूरा स्थल अवस्थित है। हालांकि सिंचाई सुविधाओं के लिए कोई प्रत्यक्ष प्रमाण तो नहीं मिलता है, फिर भी अतरंजी खेड़ा में कच्चे कुओं के रूप में गोलाकार गड्ढे पाए गए हैं। तो अतरंजी खेड़ा से अतरंजी खेड़ा से
कच्चे कुओं के रूप में, कच्चे कुओं के रूप में क्या मिलते हैं? कच्चे कुओं के रूप में गोलाकार गड्ढे मिले हैं। गोलाकार गड्ढे मिले हैं। कच्चे कुओं के रूप में गोलाकार गड्ढे प्राप्त होते हैं। चित्रित धूसर मृदभांड संस्कृति से संबंध लोग लौह उपकरण का भी प्रयोग करने लगे थे। इस संस्कृति से संबंधित लोग लौह उपकरण का भी उपयोग प्रारंभ कर दिए थे। ये हो गया इसके बारे में, जो कि है क्या है, ये चित्रित धूसर मृदभांड संस्कृति के विशेषताएं थी। इनके बारे में इतनी बातें हो गई। अब हम लोग लेंगे अगली कक्षा, जो लेंगे जो यूपी स्पेशल का कौन सा क्लास है ये? एक मिनट। यूपी स्पेशल का हमें लगता है कि ये वाला जो क्लास है ये 5वां क्लास है। यूपी स्पेशल का ये 5वां क्लास है। और अगला जो हम लोग लेंगे 6वें क्लास से हम लोग ये सिंधु घाटी सभ्यता, यहाँ पे तो हो गया है, वैदिक संस्कृति का अध्ययन करेंगे। और वैदिक संस्कृति का अध्ययन करते हुए हम लोग ये जो इसके बाद जो काल है महाजनपद काल, वैदिक काल के बाद बौद्ध जैन धर्म का अध्ययन करने के बाद हम लोग जनपद काल, और जनपद काल में ही हम लोग ये मौर्य काल, क्योंकि जनपद काल ही पढ़ेंगे तो जनपद काल महाजनपदों में ही मगध महाजनपद होगा, और मगध महाजनपद पे ही इस मौर्य और जो राजवंश हैं ये सब शासन करने आते हैं। तो अगली जो क्लास होगी हमारी, नहीं, ये वाली जो क्लास है ये 5वीं क्लास है यूपी स्पेशल की, ये 5वीं क्लास है। और जो नेक्स्ट क्लास होगी हमारी, नेक्स्ट क्लास वो होगी 6वीं क्लास। और 6वीं क्लास में हम लोग वैदिक सभ्यता और इसके बाद बाद के काल का अध्ययन हम लोग करेंगे। तो ये क्लास हम लोग समाप्त करते हैं यहीं पे। कहाँ गया हमारा एरो? ये रहा, और ये हो गया।